महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होने हैं, लेकिन किस तरीके की सियासी सरगर्मी, थोड़ी कंफ्यूजन भी है। देखिए, सीएम शिंदे ने कह दिया कि 400 पार वाले बयान ने डैमेज पहुंचाया है, इसीलिए लॉस हुए सीट्स के। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस के मुखपत्र का यह कहना है कि अजित पवार गुट के साथ कोलैब करके गलती कर दी। दूसरी तरफ अगर ठाकरे फैमिली की बात कर ले तो वहां पर भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। इसके अलावा बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, यानी बहुत कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। ये डिटेल देखिए। लोकसभा चरण खत्म होते ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी बढ़ती जा रही है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की सियासी तपिश हर रोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए को जिस तरह मात मिली है, उससे वहां पर हाहाकार मचा है। तो बड़ी जीत हासिल करने वाले इंडिया गठबंधन में भी खटपट शुरू हो गई है। सबकी बात करेंगे, लेकिन पहले एनडीए की सहयोगी एनसीपी की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट जीतने वाली अजित पवार की एनसीपी नतीजों के बाद निशाने पर है। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख ने एनडीए में मचे घमासान को और भी ज्यादा हवा दे दी है। ऑर्गेनाइजर में लिखा है, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह कलह चल रही है, उससे शरद पवार 2-3 साल में फीके पड़ जाते। ऐसे में अजित पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। ऑर्गेनाइजर में छपे इस लेख से हड़कंप मचना तय था। एनसीपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। इस तरह से ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि भाजपा का ब्रांड डैमेज कर चुके हैं महाराष्ट्र में अजित दादा को साथ लेने के बाद। तो फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई है। हम लोग आज इसकी वजह से उसकी वजह से डैमेज हुआ है, उसकी वजह से सीटें कम हुए, ये बोलने से अच्छा है कि साथ में बैठकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। इधर आरएसएस के आर्टिकल पर बवाल मचा था। उधर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने 13 जून यानी कल राज्यसभा चुनाव के लिए एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। सुनेत्रा पवार लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव हार गई थी। विपक्ष एनडीए के इस खींचतान पर तंज कस रहा है। अजित पवार जी की पत्नी है, अब बीजेपी और अजित पवार उनको भेज देंगे। आरएसएस क्या करेगा? आरएसएस की बात पर हम चर्चा कर रहे हैं ना। अजित पवार के पास सुनेत्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने के लिए वोट कम है, ज्यादा उतना वोट उनका फिगर नहीं है। तो बीजेपी की मदद से अजित पवार की पत्नी जाएगी। बीजेपी की मदद से क्या करेंगे? आरएसएस विरोध करेगी, खुलकर विरोध करेगी। तो आरएसएस के मार्फत ऑर्गेनाइजर ने लिखकर यह बता दिया कि अजित पवार जी की वजह से उनका चुनाव में नुकसान हुआ, उनको करारी हार को आगे जाना पड़ा। तो शुरू हो गया है एनडीए गठबंधन का टूटना, और ये सरकार जो है ये भी अस्थिर है। ये सरकार जबरदस्ती की तीसरी टर्म के लिए बनाई गई है और लोगों पे थोपी गई है, जबकि इसको कोई भी जनादेश नहीं है। ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद एनडीए में खींचतान धीरे धीरे सामने आती जा रही है। एक तरफ हार का दर्द, दूसरी तरफ सरकार में हिस्सेदारी। बीजेपी ने एनसीपी को एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ऑफर किया, जिसे अजित पवार ने इनकार कर दिया। इसका असर आगे क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन पर जीत का असर दिखना शुरू हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है, जिससे इंडिया गठबंधन पर टूट का खतरा मंडराने लगा है। उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं को विधानसभा की सभी 288 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने का फरमान सुना दिया है। उद्धव के इस ऐलान से कांग्रेस सख्ते में है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस से उद्धव की नहीं बन रही? इस सवाल के पीछे की 3 वजह मुंबई से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है। पहली वजह, महाराष्ट्र में कांग्रेस का सबसे बड़ी पार्टी बच जाना। दूसरी वजह, सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस से मतभेद। तीसरी वजह, विधान परिषद में उम्मीदवारों को लेकर तनातनी। सांगली के सांसद विशाल पाटिल कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों को देखें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में 30 सीटें जीती हैं, जिनमें 17 सीट लड़कर कांग्रेस को 13 सीट मिली, 21 सीट लड़कर शिवसेना यूबीटी को 9 सीट मिली, 10 सीट लड़कर एनसीपी शरद को 8 सीट मिली।
इस हिसाब से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावा कर सकती है। ऐसा होता है तो फिर उद्धव के लिए नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उद्धव शायद इस समीकरण को समझ चुके हैं और इसी वजह से अकेले लड़ने की खबर सियासी गलियारों में तैर रही है। ये हमें विश्वास है कि जनता का प्रेम और समर्थन हमारे साथ रहेगा। एक बहुत बड़ा पड़ाव हम पार कर चुके हैं, जहां पे हम पे ये आरोप लगाए जा रहे थे कि हम नकली शिवसेना हैं। उन सबका मुंह बंद कर उन सबके मुंह पे एक तमाचा मारकर हमने लोकसभा जीती है। तो आने वाले समय में भी, अभी विधानसभा के चुनाव हैं, हम एक दिन भी गवारा ना कर हमने काम शुरू किया है। हम इस मेहनत से काम करेंगे, सारे 288 सीट पे हम ही लड़ रहे हैं, सो दैट हमारे सारे कार्यकर्ता काम पे रहें और निष्ठावंत रहें और बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर काम करते रहें। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में बिना शर्त बीजेपी को समर्थन करने वाले राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए लड़ेगी। मुंबई में पार्टी नेताओं की बैठक में राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति से कोई बातचीत नहीं होगी। पूरे महाराष्ट्र से हमारे जो ऑफिस बेयर है पदाधिकारी वो आए थे और उनको साहब ने संबोधित किया कि विधानसभा की तैयारी में आप लग जाओ। उसी तरह से आदेश उनको दिए गए हैं। महायुति का तो अभी बात चालू ही नहीं है ना। लोकसभा का दौर था, लोकसभा के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार पंतप्रधान बनाना है, इसलिए बिना शर्त हमने पार्टिबा दिया था। अभी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अभी हर पार्टी आप अपना क्या करना है क्या नहीं करना है। तकरीबन 200-250 सीट हम लोग पक्के लड़ेंगे। राज ठाकरे के ऐलान पर अभी तक महायुति का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दावा किया है कि राज ठाकरे लाख कोशिश कर लें, विधानसभा में वो एक भी सीट नहीं हासिल कर पाएंगे। आपने देखा है कि उनका क्या बंटाधार हुआ है। मनसे के साथ भारतीय जनता पार्टी का जाना और भारतीय जनता पार्टी का मनसे के साथ जाना, क्या दोनों की हार हुई है देश ने देखा है। तो 227 पे तैयारी करें, 288 पे तैयार करें, 200 पे करें, 100 पे करें, उनका रिजल्ट सबको पता है क्या होने वाला है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पार्टी की करारी हार और ताजा सियासी उथल-पुथल पर बीजेपी ने भी मंथन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के पदाधिकारियों की आज मुंबई में बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ये पार्टी की पहली बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई सियासी बदलाव देखे गए। शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ हुआ, नेताओं का पाला बदलना देखा। फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे, ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे आपसी खींचतान बढ़ेगी, नए समीकरण भी बन सकते हैं। लिहाजा महाराष्ट्र की सियासत पर अभी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। नीट परीक्षा के नतीजों पर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई यानी कल की सुनवाई में कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। लेकिन जिन छात्रों के रिजल्ट को लेकर सवाल उठे हैं, 1563 वो नंबर है, उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इस मामले को लेकर अब सियासत भी होने लगी है। नीट के नतीजों का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। लाखों अभ्यर्थी हर रोज ऐसे ही सड़कों पर उतर रहे हैं और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट की तस्वीरें देश के हर हिस्से से आ रही हैं। परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए सवालों के घेरे में है। मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से 2 फैसले आ चुके हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। नजरें कोर्ट पर रहेंगी कि आज क्या फैसला आता है। पहली बड़ी बात यह है कि देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट को क्लीन चिट दे दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब 24 लाख नहीं, सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स का ही दोबारा एग्जाम होगा। नीट की काउंसलिंग फिर 6 जुलाई से शुरू होगी, जबकि लाखों अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा में धांधली हुई है, लिहाजा पेपर रद्द कर दोबारा कराया जाए और पेपर लीक मामले की जांच की जाए। लिहाजा जब ये मामला दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो क्या हुआ, ये जानना भी बेहद जरूरी है। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का रीटेस्ट कराने का प्रस्ताव दिया।
नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया गया है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को कराई जाए। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। एनटीए ने कहा कि रीटेस्ट का रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के इस प्रस्ताव को मंजूर कर रीटेस्ट का फैसला सुना दिया। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने के लिए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया कि 6 सेंटर पर परीक्षा देने वाले छात्रों को ही ग्रेस मार्क दिए गए। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के सामने फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा। इसके साथ ही 30 जून को रीटेस्ट का रिजल्ट आने के बाद नई रैंकिंग जारी की जाएगी। नई रैंकिंग जारी होने के बाद काउंसलिंग होगी। नीट की काउंसलिंग अब 6 जुलाई को होगी। 4 जून के रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग नहीं होगी। एनटीए ने नीट के नतीजों पर उठ रहे सवालों की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आने से पहले ही कुछ आरोपों का जवाब दिया है। आरोप लगा है कि बिहार और गोधरा में पेपर लीक हुए थे। इस पर एनटीए ने जवाब दिया है कि किसी भी रिपोर्ट में इस बात के सबूत नहीं है। बिहार और गोधरा के सभी मामले चीटिंग या डमी कैंडिडेट्स के हैं। इन मामलों की जांच जारी है और नतीजों का इंतजार है। आरोप लगा कि इस बार सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स मिले। इस पर एनटीए ने कहा कि इस बार कैंडिडेट्स की संख्या सबसे अधिक थी। ऐसे में हायर स्कोर वाले कैंडिडेट्स की भी संख्या बढ़ गई। 720 में से 720 अंक पाने वाले 67 स्टूडेंट्स में से 44 को फिजिक्स के एक प्रश्न के 2 सही उत्तर के चलते पूरे मार्क्स मिले थे। गोधरा में नीट परीक्षा में मास कॉपिंग की साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। नीट के संबंध में पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। मोदी जी सीबीआई की जांच कराओ। सरकार एक्शन की बात कह रही है तो विपक्ष इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को घेर रही है। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ। आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत उसमें से स्पष्ट रखेगी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन नीट परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले छात्र अब भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
सर ये फैसला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ आप उन पर्टिकुलर बच्चों को रीनीट का मौका दे रहे हैं जो बच्चे मेरिट है जिनके पास, और पेपर तो बहुत मास लेवल पे लीक हुआ है। ये तो पार्शियलिटी हुआ ना, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट का नंबर दिया गया और बोला गया कि इनका रीनीट ले लेंगे, तो ये तो कवर अप हुआ बेसिकली। जो पेपर लीक हुआ है वो तो बहुत मास लेवल पे हुआ है। 24 लाख स्टूडेंट बैठे थे तो सबके साथ तो फेयर कंपटीशन हुआ नहीं। सिर्फ 1563 स्टूडेंट के लिए आया है जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है, बट सर जो पेपर लीक हुआ है पटना में या कहीं और भी, उस पर तो एनटीए कुछ भी नहीं कह रही है। और सर इस बार अगर पेपर लीक हुआ है तो अगली बार भी पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि उन लोगों की हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो इस बार पेपर लीक करवाएं, अगर उन पर कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया गया तो। नो सर, 1563 बच्चे अगर सिर्फ रीनीट देंगे तो बाकी सारे बच्चों का पे उसका बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1563 बच्चे ही नीट देंगे और पेपर तो बहुत ज़्यादा मास लेवल पे ना वो लीक हुआ है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बच्चों का ये रीनीट लेंगे और बाकी का नहीं लेंगे तो उससे मतलब कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। छात्रों का आरोप है कि नीट परीक्षा के पेपर लीक हुआ था। छात्रों का आरोप है कि गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में पेपर लीक हुआ। छात्रों ने भी पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आप सिर्फ ग्रेस मार्क को ही क्यों देख रहे हैं? आप पेपर लीक को क्यों नहीं देख रहे? अगर सिर्फ ग्रेस मार्क से ही इतना रैंक बढ़ जाती तो 1563 और 200 और 2000 तक बढ़नी चाहिए थी रैंक। ये रैंक 20 से 25,000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है, और आप पेपर लीक में बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहे, इस चीज को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ है। मेन इशू है वो पेपर लीक है, क्योंकि मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ग्रेस मार्क्स से वैसे भी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1600 बच्चे हैं, थोड़ी बहुत रैंक ऊपर नीचे हो भी जाएगी तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन इशू है वो पेपर लीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। बस 1500 ग्रेस मार्किंग के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, कुछ जैसे बड़े मुद्दे जैसे पेपर लीक है, जैसे रैंक इन्फ्लेशन है। एक साल में 40,000 रैंक का बढ़ना इट्स इम्पॉसिबल। नीट परीक्षा के जरिए देश के मेडिकल कॉलेज में बच्चों को एडमिशन मिलता है, लिहाजा ये देश की एक प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी परीक्षा में से एक है। ऐसे में इस परीक्षा पर उठे सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है, वो भी ईमानदारी से, क्योंकि मामला देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली, ये सुनते ही कोई हैरान और भौचक्का हो जाएगा, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ है। मुंबई में ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिली है। शिकायत करने पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी अपनी जांच में सफाई की बात कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये गलती आइसक्रीम बनाने या डिलीवरी करने वाली कंपनी की है या ये जानबूझ करके की गई है। ऑनलाइन मंगवाई आइसक्रीम, खाते वक्त मुंह में आई इंसान की कटी उंगली, सुनकर चौंक गए ना, लेकिन यह हकीकत है। मुंबई में ऐसा ही हुआ है। मलाड इलाके में आइसक्रीम खाने के दौरान एक शख्स के मुंह में मानव उंगली का टुकड़ा मिला। आइसक्रीम खाने के दौरान लगा कि आइसक्रीम का टुकड़ा होगा, लिहाजा युवक इसे चबाता चला गया, लेकिन उसका स्वाद बड़ा अजीब लगा तो उसने टुकड़े को मुंह से बाहर निकाला तो जो कुछ दिखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। ये शख्स कोई और नहीं, बेंडन फेराव हैं, जो पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं और उन्हें मानव अंगों की पहचान है। लिहाजा बेंडन ने तुरंत समझ लिया कि जिसे वो आइसक्रीम समझकर खा रहे थे वो दरअसल इंसानी उंगली थी। कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। बेंडन फेराव ने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप ज़ेप्टो से 3 यमो मैंगो आइसक्रीम का ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी बॉय उन्हें 2 यमो मैंगो आइसक्रीम और 1 यमो बटर स्कॉच आइसक्रीम दे गया।
खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते समय वेंडर को महसूस हुआ कि उनके मुंह में किसी चीज का टुकड़ा चला गया है। उन्होंने वो टुकड़ा मुंह से बाहर निकाला और जांच करने पर पाया कि वह कील लगा हुआ मांस का टुकड़ा था। जब वेंडर ने ध्यान से देखा तो उन्हें नाखून दिखा और उंगली के निशान भी दिखे। लिहाजा वो घबरा गए कि कैसे मानव अंग का टुकड़ा उनके मुंह में चला गया। वो इतने घबराए हुए हैं कि खुद मेडिकल जांच की बात कह रहे हैं। वो किसी ह्यूमन बीइंग का पीस जैसे मेरे मुंह में चला गया, वो एक मैंने वो पैकेट पे देखा 1 महीने पहले का था वो, और वो 1 महीने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा उस पर्सन का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। अभी मैं आइसक्रीम के बारे में भी सोचता भी हूँ तो ऐसे बहुत ऐसे मुझे PTSD हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ब्रांडेड आइसक्रीम, वो भी पैक्ड विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, जिसने आइसक्रीम डॉक्टर के घर पहुंचाई, फिर भी आइसक्रीम में उंगली निकलने का दावा। अब सवाल ये है कि आइसक्रीम में उंगली कहां से आई, उंगली किसकी है, उंगली असली है या फिर नकली है, उंगली आइसक्रीम बनाने वाले की है, उंगली आइसक्रीम में कब आई, बनाते समय या पैकिंग के समय, या फिर आइसक्रीम में उंगली डिलीवरी के समय आई। सवाल बहुत हैं। मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस क्या कर रही है, सुन लेते हैं। उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था, वो सामान में आइसक्रीम भी था, और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका FIR लिया, और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया। आइसक्रीम में निकली उंगली किसकी थी, कहां से आई, अभी इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने येमो कंपनी पर IPC की धारा 272, 273 और 336 के तहत मामला जरूर दर्ज कर लिया है और आइसक्रीम में मिले मानव अंग को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ये भी भरोसा दिला रही है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जिस जगह पर आइसक्रीम बनाई और पैक की गई उसकी भी तलाशी ली जाएगी।